नमस्कार प्रिय मित्रों और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज रात 9 बजे से अनअकैडमी प्लस पे मेरे कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स की शुरुआत एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के लिए हो रही है। भारत के प्राचीन इतिहास के लिए हो रही है, जिसमें आपको कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मिलेगा हर टॉपिक का। मेंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसके साथ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस हम करेंगे। नोट्स आपको दोनों ही भाषाओं में उपलब्ध होंगे। इस कोर्स की शुरुआत आज रात 9 बजे से अनअकैडमी में हो रही है। अनुज यूपीएससी कोड का प्रयोग करके आप अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन को प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अनअकैडमी पर मेरे साथ साथ आप दूसरे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ भी एक ही छत के नीचे पढ़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी डिटेल्स दे दी जाएंगी। याद रखिएगा, मेरा कोड है अनुज यूपीएससी, जिसका प्रयोग करके आप इस कोर्स के साथ आज रात 9 बजे से ही जुड़ सकते हैं। मित्रों, हड़प्पा सभ्यता की जहां तक बात की जाए, हमारे एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के सिलेबस की शुरुआत, भारत के प्राचीन इतिहास के सिलेबस की शुरुआत यहीं से होती है। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर स्टोन एज को पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? देखो, पिछले 10 वर्षों के पेपर को उठा के देखोगे तो स्टोन एज से आपका एक भी प्रश्न नहीं आया है। फिर भी यदि आपके पास अच्छा खासा समय है, फिर भी यदि आप लोग समझते हो कि आपके पास खूब टाइम है जिसको आप व्यर्थ कर सकते हो, तो फिर आप स्टोन एज में भी 15-20 दिन लगा सकते हो। लेकिन एक समझदार बच्चा डायरेक्ट हड़प्पा सभ्यता से शुरू कर सकता है। हालांकि उसको कुछ जानकारी होना चाहिए, जैसे कि सोर्सेस की, कि इतिहास को पढ़ने के पीछे के कौन कौन से स्रोत होते हैं। वो जानकारी तो आपको हड़प्पा से भी मिल जाएगी। तो मित्रों, आपके सिलेबस की फॉर्मली औपचारिक रूप से शुरुआत होती है हड़प्पा से। आज अगर आप बात करें तो हड़प्पा के जितने भी शहर थे, उसमें से मैक्सिमम शहर मॉडर्न डे पाकिस्तान, आधुनिक पाकिस्तान में आपको देखने को मिलेंगे। मित्रों, पाकिस्तान भले कितनी भी शरारतें कर ले, लेकिन इस बात को डिनाई नहीं कर सकता कि उसने इंडिया की हिस्ट्री को ही साझा किया, क्योंकि वो खुद पहले इंडिया का एक पार्ट था। ऑल्दो मित्रों, आज मॉडर्न डे पाकिस्तान में हड़प्पा के अधिकतर शहर देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी ये भारत के इतिहास का एक गरिमामयी पल था या गरिमामयी सभ्यता थी, क्योंकि ये कई मायनों में अपने दूसरे समकालीन सभ्यताएं, दूसरे कंटेम्पररी सिविलाइजेशन से कई मायनों में आगे था। हालांकि मित्रों, इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। इतिहासकारों में इस बात को लेकर सहमति नहीं है कि जो जो चीज हड़प्पा सभ्यता को इतना सुपीरियर बनाती है, मतलब टाउन प्लानिंग, जो चीज हड़प्पा सभ्यता को इतना उत्कृष्ट बनाती है, वो हड़प्पा सभ्यता से खुद से निकल के आई थी। इतिहासकारों का यह कहना है कि भाई, हड़प्पा सभ्यता में जो टाउन प्लानिंग आई थी वो मेसोपोटामिया की सभ्यता की थी। तो कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि हड़प्पा में मेसोपोटामिया के चलते ही टाउन प्लानिंग आई थी। कुछ मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में टाउन प्लानिंग आउटकम ऑफ लॉन्ग ग्रेजुअल प्रोसेस थी, मतलब लंबी क्रमिक प्रक्रिया का परिणाम था। तो मित्रों, टाउन प्लानिंग बड़ा विवाद का मुद्दा रहा है। आइए इसके बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं और पूरी तहकीकात तक पहुंचते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में टाउन प्लानिंग कहां से आई, या हड़प्पा सभ्यता को आखिरकार अर्बन सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता है। तो मित्रों, इसको सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि इसको शहरी सभ्यता क्यों कहा जाता है। रोड से एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटा करती थी, ग्रिड पैटर्न फॉलो हुआ करता था। तो मतलब कहीं ना कहीं लोगों को मेजरमेंट की नॉलेज थी और लोगों को साइंटिफिक नॉलेज थी। दूसरी बात मित्रों, हड़प्पा सभ्यता का जो ड्रेनेज था, जो मल निकासी व्यवस्था थी, वो भी बहुत उत्कृष्ट था। घरों से नालियां निकला करती थी और वो रोड्स की नालियों पे कनेक्ट हुआ करती थी, तो ड्रेनेज सिस्टम भी इनका बड़ा इलाबोरेटेड था। तीसरी बात, हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने पक्की ईंटों से अपने घरों को बनाया था। अब देखिए मित्रों, अगर हम मेसोपोटामिया की सभ्यता की बात करें, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता में जो लोग थे, वो अपने घरों को कच्ची ईंटों से बनाया करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, वो अपने घरों को बेक्ड ब्रिक्स यानी कि पक्की ईंटों से बनाया करते थे। इससे कहा जा सकता है कि मेसोपोटामिया के लोगों की तुलना में सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सभ्यता, उन सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो जीवन जीने का स्तर था, वो मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोगों से कई गुना बढ़ा था। तो वर्ल्ड के दूसरे कंटेम्पररी सिविलाइजेशन में आपको देखने को नहीं मिलेगा जो आपको सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलेगा। इसलिए इसकी जो टाउन प्लानिंग है, उसको इतना सुपीरियर या उसको इतना उत्कृष्ट माना जाता है। मित्रों, एक और कारण जो सिंधु घाटी सभ्यता की टाउन प्लानिंग का एक फीचर है, एक लक्षण है, वो है
ग्रेनरी एट हड़प्पा इन ग्रेट बातें मोहनजोदड़ो। तो मित्रों आप लोग देख सकते हो ये मोहनजोदड़ो का पिक्चर है और यहाँ पे आप लोगों को ग्रेट बात देखने को मिलती है। एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। मित्रों इस स्विमिंग पूल स्ट्रक्चर से यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं लोगों का कोई ना कोई सामाजिक जीवन तो रहा होगा, लोगों की सोशल लाइफ तो रही होगी। मतलब लोग शायद कभी ना ही जीवन इस समय ट्राइबल लाइफ नहीं जीते थे कि एक दूसरे से उनको मतलब ही नहीं है। अरे भाई इतना बड़ा स्विमिंग पूल केवल एक ही व्यक्ति के लिए तो बनाया नहीं गया होगा, किसी न किसी प्रकार का उनका सामाजिक जीवन सोशल लाइफ रही होगी। तो कहीं ना कहीं ये चीज इस चीज को दर्शाती है कि सभ्यता इसको कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे लोग एक साथ रहना चालू कर दिए। और उसी के साथ साथ मित्रों मोहनजोदड़ो पे तो आप लोगों को ग्रेट बात देखने को मिली है, उसके साथ साथ हड़प्पा में ग्रेनरी देखने को मिली है, मतलब अन्नागार देखने को मिला है। अन्नागार मतलब एक प्रकार का वेयर हाउस जहां पे मतलब हमारे जो पूर्वज थे वो ग्रेन्स को स्टोर करा करते थे। तो कहीं ना कहीं मित्रों ये चीज इस चीज को दर्शाती है कि हड़प्पा सभ्यता में लोगों के भूख के लाले नहीं पड़े थे। भूख के लाले नहीं पड़े थे मतलब एक अच्छी खासी मात्रा में जो फसल है उसकी पैदावार होती थी और उसको स्टोर किया जाता था। अब मित्रों स्टोर तो तभी होगा ना जब आप एक्स्ट्रा बना रहे हो, और एक्स्ट्रा तो आप तभी बना पाओगे जब आप कंज्यूम कर पा रहे हो, उसके बाद आपके पास कुछ बच रहा है। ऐसा तो नहीं है कि लोगों को भूखा मार के वेयर हाउस में अन्न स्टोर किया जाता होगा, पहले वो खुद कंज्यूम करते होंगे, कंजप्शन के बाद जितना बचता होगा उतना वेयर हाउस में डाल दिया जाता होगा। तो मतलब कहीं ना कहीं ये चीज हमें दर्शाती है, मोहनजोदड़ो में ग्रेट बात मिलना ये बताता है कि लोगों की किसी न किसी प्रकार की सोशल लाइफ सामाजिक जीवन रहा होगा, एक सभ्यता का विकास हुआ होगा। और उसके साथ साथ ग्रेनरी मिलना बताता है कि लोगों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत रही होगी, क्योंकि लोगों के पास खाने के लिए उतना था जितना उनको जीवन जीने के लिए जरूरी था, उससे कहीं ज्यादा था, तभी तो स्टोर करते थे। तो मित्रों ये सारी चीजें हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता को एक अर्बन सिविलाइजेशन बना देती है। टाउन प्लानिंग, ग्रिड पैटर्न का फॉलो करना मतलब मेजरमेंट की नॉलेज होना। अब 90 डिग्री पे तो रोड से एक दूसरे को तभी काटेंगे जब उनको मेजरमेंट की नॉलेज नहीं हो। ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होना, बेक्ड ब्रिक्स का उपयोग होना, जबकि मेसोपोटामिया के लोग कच्ची ईंटों का प्रयोग करते थे। और उसके साथ साथ लोगों का आर्थिक जीवन सक्षम होना और सोशल लाइफ भी बैलेंस्ड होना। तो ये कुछ फीचर्स मित्रों सिंधु घाटी सभ्यता के हैं। सवाल ये उठता है कि आज से लगभग 4,500 साल पहले ये जो नगरीय नियोजन या जो टाउन प्लानिंग सिंधु घाटी में आई, वो आखिरकार आई कहां से? और मित्रों इसमें ब्रिटिश ने भी बड़ी शरारतें करी है। देखिए मित्रों ये बात में तो किसी भी प्रकार की डाउट नहीं होनी चाहिए कि जब भारत की एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में लिखना चालू हुआ, तब सबसे पहले इसका बेड़ा ब्रिटिश ने ही अपने कंधों पर उठाया। वो एक अच्छी बात भी थी कि चलो भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में लिखा जाना तो चालू हुआ, लेकिन उसमें एक बुरी बात यह थी कि भारत की सभ्यता को हमेशा ऐसा दिखाएगा कि भारत में कभी कुछ था ही नहीं। भारत को हमेशा ऐसा दिखाएगा कि भारत के लोग हमेशा इंफीरियर रहे थे, अधीनस्थ रहे थे। और इसी क्रम में ब्रिटिश इस बात को कभी भी स्वीकार नहीं कर सकते थे कि भारत में जो टाउन प्लानिंग हड़प्पा सभ्यता में रही वो भारत के लोगों ने खुद से डेवलप कर ली। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ इतिहासकारों का कहना है कि हड़प्पा सभ्यता में जो नगरीय नियोजन आया वो मेसोपोटामिया की सभ्यता के व्यापार के चलते आया था। अब उदाहरण के लिए मित्रों आज अगर आप ग्लोबलाइजेशन की बात करोगे, वैश्वीकरण की बात करोगे, तो वैश्वीकरण का वैसे मतलब क्या होता है? जब आप एक देश की अर्थव्यवस्था को ओपनिंग अप ऑफ इकोनॉमी, मतलब जब आप एक देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के लिए खोल देते हो तब आप उसको ग्लोबलाइजेशन बोलते हो। मतलब ग्लोबलाइजेशन की मदद से दो देशों के बीच में व्यापार संभव होता है, एक देश दूसरे देश से व्यापार कर पाता है। लेकिन मित्रों भारत और अमेरिका के बीच में 1919 रिफॉर्म्स के बाद जब व्यापार बढ़ा तो क्या पश्चिमी संस्कृति का भारत में प्रवेश नहीं हुआ? क्या व्यापार के लेन देन में केवल गुड्स और सर्विसेज का ही लेन देन होता है, या गुड्स एंड सर्विसेज के अलावा कल्चर का भी लेन देन होता है? तो इस बात को हम झुटला नहीं सकते कि वैश्वीकरण ने भारत में व्यापार की संभावनाओं को बढ़ाया, गुड्स एंड सर्विसेज का आदान प्रदान हुआ, उसके साथ साथ मित्रों कल्चर का भी भारत में आदान प्रदान हुआ। तो जिस तरीके से मित्रों वैश्वीकरण का भारत के समाज पे प्रभाव पड़ा, इकोनॉमी के साथ साथ समाज पे भी प्रभाव पड़ा,
उसी तरीके से कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि मेसोपोटामिया के साथ जब भारत के व्यापार चालू हुआ, इससे व्यापार के साथ साथ टाउन प्लानिंग में भी सिंधु घाटी सभ्यता को बड़ा फायदा मिला था। मतलब जिस तरीके से ग्लोबलाइजेशन का ट्रेड के साथ साथ भारत के समाज पे प्रभाव रहा, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, उसी तरीके से मेसोपोटामिया के साथ व्यापार के चलते सिंधु घाटी सभ्यता में टाउन प्लानिंग आई है। अब मित्रों ये तर्क इसलिए ज्यादा अच्छा दिखाई नहीं पड़ता है इतिहासकारों के द्वारा, ये जो तर्क दिया गया है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता से भारत में टाउन प्लानिंग आई, ये तर्क इतना मजबूत इसलिए नहीं दिखाई पड़ता है क्योंकि देखो मेसोपोटामिया और हड़प्पा के बीच में व्यापार होता था, लेकिन ये व्यापार डायरेक्ट नहीं होता था, प्रत्यक्ष नहीं होता था। ये व्यापार होता था पर्शियन गुल्फ के माध्यम से, फारस की खाड़ी के माध्यम से। तो इस वाले एरिया को आप पर्शियन गुल्फ बोलते हो। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पर्शियन गुल्फ मतलब फारस की खाड़ी के लोगों से व्यापार करते थे और फारस की खाड़ी के लोग मेसोपोटामिया की सभ्यता से। तो ए बराबर बी बराबर सी का व्यापार होता था। ए और सी के बीच में डायरेक्ट व्यापार नहीं था, ए बी से करता था और बी सी से करता था, ए सी से डायरेक्ट नहीं करता था। तो अगर व्यापार को इतना बड़ा मुद्दा माना गया है कि भाई मेसोपोटामिया और हड़प्पा के बीच में जो व्यापार था उसी के चलते हड़प्पा में टाउन प्लानिंग आई, तो उन इतिहासकारों से मेरा कहना यह होगा कि भाई आप व्यापार को इतना ज्यादा बड़ा मुद्दा मत मानो, क्योंकि पहली बात व्यापार प्रत्यक्ष नहीं था, डायरेक्ट नहीं था, इनडायरेक्ट था। खैर मित्रों माफ करना, मैं गलती से इधर उधर निकल गया था। जिन इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि मेसोपोटामिया और हड़प्पा के बीच में व्यापार के चलते टाउन प्लानिंग आई, मेरा नहीं बल्कि डीके चक्रवर्ती का उनसे ये कहना है, डीके चक्रवर्ती एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, डीके चक्रवर्ती को उनका ये कहना है कि देखो ज्यादा कुछ मत हो, मेसोपोटामिया के चलते हड़प्पा में टाउन प्लानिंग नहीं आई है, क्योंकि यदि आप व्यापार को इतना बड़ा मुद्दा मान रहे हो तो व्यापार को इतना बड़ा मुद्दा मत मानो, क्योंकि दोनों के बीच में इनडायरेक्ट रूल था, इनडायरेक्ट ट्रेड थी, अप्रत्यक्ष व्यापार था, जो कि पर्शियन गुल्फ के माध्यम से होता था, जो कि फारस की खाड़ी के माध्यम से होता था। दूसरी बात मित्रों, सिंधु घाटी सभ्यता में आप लोगों को ज्यादा रिसोर्सेज देखने को मिलेंगे, ज्यादा संसाधन देखने को मिलेंगे। कंपैरेटिवली आप लोगों को मेसोपोटामिया की सभ्यता में कम देखने को मिलेंगे रिसोर्सेज। तो ऑब्वियस सी बात है कि सिंधु घाटी सभ्यता खुद से फल फूल रही थी, तो मेसोपोटामिया इनसे ज्यादा व्यापार करता होगा, मतलब भारत की चीजों की डिमांड मेसोपोटामिया में ज्यादा होगी, ना कि मेसोपोटामिया की चीजों की डिमांड भारत में, क्योंकि हमारे यहाँ पे रिसोर्सेज ज्यादा थे। तो देखो मित्रों, जितने भी इतिहासकारों का ऐसा कहना है कि भैया जितनी भी भारत में टाउन प्लानिंग है, मतलब आईवीसी में जो भी टाउन प्लानिंग आई वो मेसोपोटामिया से आई, मेसोपोटामिया के साथ व्यापार की चलते आई। वो इतिहासकार डीके चक्रवर्ती साहब ने थोड़े से उनके स्टेटमेंट को कमजोर कर दिया, क्योंकि डीके चक्रवर्ती साहब कहते हैं कि आप ट्रेड को इतना बड़ा फैक्टर टाउन प्लानिंग का मत मानो, क्योंकि पहली बात तो ट्रेड इनडायरेक्ट थी, दूसरा हमें इंडियन सबकॉन्टिनेंट में, भारतीय उपमहाद्वीप में ज्यादा रिसोर्सेज देखने को मिलते हैं। तो मित्रों इस आधार पे ये इतिहासकार फेल हो जाते हैं, इतिहासकारों का ये खेमा फेल हो जाता है। मेसोपोटामिया के साथ जो सिंधु घाटी सभ्यता के व्यापार को टाउन प्लानिंग का कारण मानते हैं, वो इतिहासकार थोड़े से कमजोर हो जाते हैं। तो फिर मित्रों इसके पीछे का कारण क्या है, आखिरकार ये टाउन प्लानिंग आई कहां से? ग्रिड पैटर्न, मेजरमेंट की नॉलेज, उसके साथ साथ स्नानागार, अन्नागार, ये आई कहां से? तो देखिए मित्रों, अगर आप लोग एनसीईआरटी का अध्ययन करेंगे तो एनसीईआरटी में आप लोगों को क्लास 12 का पार्ट 1 है, क्लास 12 पार्ट 1, जिसमें आपको एंशिएंट हिस्ट्री देखने को मिलती है। वहां पे आप लोगों को दूसरे और तीसरे पेज पे ये दो मैप्स देखने को मिलेंगे, पेज नंबर 2 और पेज नंबर 3 पे। देखो पेज नंबर 2 का मैप आप लोगों को बताता है एरियाज ऑफ अर्ली ऑक्यूपेशन। देखिए मित्रों, मैं आप लोगों को इस बात को समझा दूं कि हड़प्पा सभ्यता को आप लोग 3 पार्ट में बांट के देख सकते हो। एक था अर्ली हड़प्पन पीरियड, जो कि 3200 से लेके 2600 तक चला, दूसरा है मैच्योर हड़प्पा 2600 से 1900, और तीसरा है लेट हड़प्पा, मतलब 1900 टू 1300। अब मित्रों ये वाला जो फर्स्ट फेज है 2600 बीसी वाला, इसमें अर्बेनाइजेशन नहीं आया था, शहरीकरण इसमें नहीं आया था। अर्बेनाइजेशन आया था मैच्योर फेज में, परिपक्व चरण में। आप लोग देख भी सकते हो, द मैच्योर हड़प्पन फेज वाज द अर्बन फेज, द फुल फ्लैश स्टेज ऑफ सिविलाइजेशन। तो हड़प्पा सभ्यता में जो टाउन प्लानिंग आई थी वो 2600 बीसी से लेके 1900 बीसी के बीच में आई थी। 2600 बीसी से लेके 1900 बीसी के बीच में मैच्योर फेज में टाउन प्लानिंग आई थी।
लेकिन हड़प्पा सभ्यता तो मित्रों इससे 800 सालों पहले से ही एग्जिस्ट कर रही थी। खैर मित्रों, मेहरगढ़ की अगर आप बात करो तो एविडेंसेस बोलते हैं कि मेहरगढ़ तो 7000 बीसी में था। तो खैर मित्रों, मेहरगढ़ की बात अभी छोड़ते हैं, लेकिन अर्ली हड़प्पा फेज की शुरुआत 3200 बीसी में हुई। एनसीईआरटी के मैप्स को देखोगे तो आप एक कंक्लूजन निकाल पाओगे। ये वाला जो मैप है वो है अर्ली हड़प्पा के बारे में। अर्ली हड़प्पा मतलब 3200 से लेके 2600 बीसी के बीच में। और ये वाला जो मैप है ये है मैच्योर के बारे में। मैच्योर फेज मतलब जहां पे टाउन प्लानिंग आई। और टाउन प्लानिंग कब आई थी? टाउन प्लानिंग आई थी आप लोगों की 2600 से लेके 1900 बीसी के बीच में। मित्रों, आप लोग देख सकते हो कि एक आप लोगों को, जस्ट ए सेकेंड, यहां पे आप लोगों को कोटदीजी देखने को मिल रहा है और यहां पे भी आपको कोटदीजी देखने को मिल रहा है। कई सारी साइट्स आपको यहां पे देखने को मिल रही है और आपको यहां भी देखने को मिल रही है। मतलब अर्ली हड़प्पा फेज में जितनी भी साइट्स हैं उसमें से आपको मैक्सिमम साइट्स मैच्योर हड़प्पा फेज में भी देखने को मिल रही है। इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि अर्ली हड़प्पा फेज में जितने भी विलेजेस थे वहां पे आर्थिक प्रगति होती है और उसी आर्थिक प्रगति के चलते जो पहले विलेजेस हुआ करते थे वो बाद में शहर बन गए। मेरी बात आप तक पहुंच रही है? तो कुछ इतिहासकार मानते हैं कि मेसोपोटामिया के साथ व्यापार के चलते टाउन प्लानिंग आई और कुछ बोलते हैं कि आउटकम ऑफ अ लॉन्ग ग्रेजुअल प्रोसेस, कि ये लंबी क्रमिक प्रक्रिया का परिणाम है। लंबी क्रमिक प्रक्रिया का परिणाम है, इसका अर्थ यह है कि जो पहले गांव हुआ करते थे वही बाद में शहर बन गए। तो ये रातों रात नहीं हुआ, ना ही मेसोपोटामिया के साथ व्यापार के चलते हुआ, बल्कि जैसे 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 इस पीरियड में इकोनॉमिक प्रोग्रेस हुई, उसी इकोनॉमिक प्रोग्रेस की वजह से, उसी आर्थिक प्रगति की वजह से जो गांव थे वो मैच्योर फेज में शहर बन गए। तो मित्रों, ये एक सोथी कल्चर का भी उदाहरण दिया जाता है। अब देखिए मित्रों, आप लोगों को थोड़ा सा मैं इस मुद्दे पे बताना चाहूंगा कि इस क्वेश्चन को यदि पूछ लिया गया यूपीएससी एग्जाम में कि किस हद तक मेसोपोटामिया की सभ्यता ने सिंधु घाटी सभ्यता की टाउन प्लानिंग में कंट्रीब्यूट करा, टू व्हाट एक्सटेंट डिड द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन कंट्रीब्यूट टाउन प्लानिंग इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन। इस प्रकार का क्वेश्चन यदि यूपीएससी में आता है तो आप लोग उसको कैसे अटेम्प्ट करोगे? इंट्रो, मेन बॉडी और कंक्लूजन में कैसे लिखोगे? इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन को कैसे लिखोगे? तो सबसे पहले आप लोग ये लिखो कि सिंधु घाटी सभ्यता अपनी उत्कृष्ट टाउन प्लानिंग के लिए मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता ग्रिड पैटर्न को फॉलो करती है और उसके साथ साथ आप बातें को लिख दो कि कैसे उत्कृष्ट लेवल की टाउन प्लानिंग थी, लोगों को मेजरमेंट का नॉलेज था, उसी के साथ साथ ड्रेनेज सिस्टम भी बहुत अच्छा था, उसी के साथ साथ बेक्ड ब्रिक्स के लोगों के घर बने होते थे और ग्रेनरी, और हमको उसके साथ साथ द ग्रेट बात देखने को मिली। तो इंट्रोडक्शन में आप लोग बता दो कि सिंधु घाटी सभ्यता की उत्कृष्ट टाउन प्लानिंग थी। मेन बॉडी में आप आके दोनों इतिहासकारों के खेमों की चर्चा कर लो कि भैया इतिहासकारों का एक पक्ष कहता है मेसोपोटामिया से आया, इतिहासकारों का दूसरा पक्ष कहता है लॉन्ग ग्रेजुअल प्रोसेस का परिणाम। फिर आप कंक्लूजन में यही लिखो कि देखो अगर मेसोपोटामिया से हमारी टाउन प्लानिंग आई होती, आपको कंक्लूजन में क्या लिखना है कि अगर मेसोपोटामिया से हमारी टाउन प्लानिंग आई होती, पहली बात तो यहाँ पे कच्ची ईंटों के घर क्यों बनते और हमारे यहाँ पक्की ईंटों के घर क्यों बनते? मेरी बात अब तक पहुंच रही है? यार कहीं से आप टाउन प्लानिंग लोगे तो वहां से या तो कम स्टैंडर्ड की बनाओगे या उतने स्टैंडर्ड की बनाओगे। मेसोपोटामिया में लोग कच्ची ईंटों के घर बनाते थे और हिंदुस्तान की सिंधु घाटी सभ्यता में लोग पक्की ईंटों के घर बनाते थे। तो मतलब ये तो एक तर्क हो गया कि भैया मेसोपोटामिया से नहीं। दूसरा तर्क आप लिख दो डीके चक्रवर्ती साहब का कि देखो ट्रेड इतना बड़ा फैक्टर यदि हम मेसोपोटामिया से टाउन प्लानिंग आने का मानते तो ना माने, क्योंकि ट्रेड इनडायरेक्ट थी, पर्शियन गल्फ के माध्यम से होती थी और इंडस वैली में हमें ज्यादा रिसोर्सेज देखने को मिलते हैं। और फिर आप लास्ट में लिख लो अर्थात इस आधार पे ऐसा कहा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में टाउन प्लानिंग आना लंबी क्रमिक प्रक्रिया का परिणाम था और जो पहले गांव थे वही मैच्योर फेज में शहर बन गए। तो इस प्रकार से आप लोग इस आंसर को लिख सकते हैं। आप लोग मित्रों कोशिश भी करें, आंसर राइटिंग करने का प्रयास भी आप लोग करें और मैं आपसे अब अगले लेक्चर में मिलूंगा। और ध्यान रखिएगा मेरे कोर्स की शुरुआत, अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री के कोर्स से जुड़ना चाहते हो तो आज रात 9 बजे से इसकी शुरुआत हो रही है। अनुज यूपीएससी कोड का प्रयोग करके आप अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन को डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से जाके देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। आप लोग बताना आपको ये सत्र कैसा लगा, इस सत्र से आपको आंसर राइटिंग में हेल्प मिलेगी या नहीं। मैं आपसे फिर मिलूंगा।
धन्यवाद।